हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागॉजी में जो हमारा चैप्टर चल रहा था भाषा शिक्षण के सिद्धांत। उसका पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे और संपूर्ण हिंदी पेडागॉजी की प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और पेपर 2 साइंस के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई गई है। CDP की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो पहला पॉइंट बताया गया है, विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास। अब इसमें से बताया गया है, विद्यालय के विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थियों को विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि संगीत, खेलकूद, फिल्म, बागवानी, निर्माण कार्य, पाक कला मतलब खाना बनाने की कला इत्यादि में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न भाषाओं को समझने और उनके प्रयोग में भी दक्ष होना चाहिए। अब ये नहीं कि केवल जो है किताबी ज्ञान है बच्चे को, केवल जो है परिभाषाएं याद करवा दी गई, पेपर में नंबर आ गए, तो इसका केवल मतलब नहीं है इसमें से भाषा शिक्षण में। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत बच्चे को जो है, जैसे किसी बच्चे में संगीत अच्छा है तो इसमें संगीत की क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। कोई खेल कूद में आगे है, कोई बागवानी में आगे है, या फिर किसी को एक्टिंग का शौक़ है, तो इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर बच्चे को भाषा शिक्षण करवानी चाहिए कि इन सभी क्षेत्रों में जो बच्चा जिस क्षेत्र में निपुण है तो उस क्षेत्र में आगे जाके वह विकास कर पाए। केवल भाषा शिक्षण का तात्पर्य यह नहीं है कि जो मतलब पाठ्य पुस्तकों में चीज़ें बताई गई बस उन्हीं के बारे में बता देना। बच्चे का संपूर्ण विकास होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। भाषा शिक्षण का यह उद्देश्य होता है। उसके बाद बताया गया है, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। भाषा की कक्षा में विभिन्न शिक्षण तकनीकियाँ अपनाई जानी चाहिए। बच्चों को दिए जाने वाले कार्य इस प्रकार से होने चाहिए कि इससे बच्चा वैज्ञानिक प्रक्रिया के तमाम अवयवों जैसे कि आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का अवलोकन और उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समाज या परिवार में जो बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी दोष परिलक्षित होता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन से तात्पर्य है कि बच्चे में जो है अनेक प्रकार की विधियों का जो है डेवलप करना चाहिए, क्योंकि एक ही विधि जरूरी नहीं कि सभी बच्चों के लिए लाभदायक हो। बच्चे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अनेक प्रकार की विधियों को अपनाना चाहिए और बच्चे क्या कर पाएँ, आंकड़ों का संकलन कर पाएँ, आंकड़ों का अवलोकन कर पाएँ और उनकी समानताओं और विभिन्नताओं को क्या कर पाएँ, उनके आधार पर समाज पर उनका उपयोग कर पाएँ और समाज पे कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जानी है उसका क्या अवलोकन कर पाएँ, विषय के अनुरूप भाषा का चयन कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाषा के अध्ययन के लिए। उसके बाद है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। हिंदी पाठ्य सामग्री और उसके शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चे का क्या है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उन चीज़ों में, तो क्या बच्चे सीखेगा नहीं। जैसे कि थार्नडाइक नियम है, तत्परता का नियम, तो उसमें से यह होता है कि जो जितना ज़्यादा तत्पर होता है, जो जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है चीज़ों को समझने में। जैसे किसी को मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैथ क्या हो उसकी जाहिर ज़्यादा मजबूत होगी। किसी को हिंदी पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसकी हिंदी अच्छी होगी। तो यही होता है, रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार उसका जो है शिक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थी को भाषा नहीं सिखाई जा सकती। साथ ही भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है ताकि भाषा सीखने के प्रति उनमें उत्साह एवं रुचि बनी रहे। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि बच्चे को क्या ज़बरदस्ती स्कूल में भेज दिया गया, लेकिन क्या है उसको क्लास में भी बिठाए रखोगे लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत ये बताता है कि बच्चे की रुचि के अनुसार जो है चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। अगर एक शिक्षण विधि समझ में नहीं आ रही बच्चे को तो अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत यह बताता है बालकों में सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखती है। इसलिए अधिकतर शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा शिक्षण में इस सिद्धांत को अपनाए जाने की सिफारिश की है। क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रमों में उन्हें भागीदारी के लिए कहना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य किए जा सकते हैं। आज जैसे कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है तो बीच बीच में क्या बच्चे से क्वेश्चन भी पूछते रहना चाहिए उसके बारे में। और ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाई जानी चाहिए। तो यही बताता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या बताता है क्रियाशीलता का सिद्धांत?
जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन में भाग लेने के लिए कहना चाहिए बच्चे को, मौखिक व लिखित कार्य करने के लिए कहना चाहिए, प्रश्न पूछते जाना चाहिए बीच बीच में, जैसे कि कोई चीज़ें पढ़ाई जाए तो इसमें क्या होता है बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है चीज़ों में। उसके बाद है अभ्यास का सिद्धांत। तो ये भी थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक ने कहा है भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। भाषा के कलात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। मतलब अभ्यास सबसे ज़्यादा आवश्यक है, चाहे उसका कलात्मक विकास करना हो या फिर भावात्मक विकास करना हो बच्चे का, तो उसके लिए जो है अभ्यास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अभ्यास के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों को निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभ्यास हेतु अनुलेख, श्रुतलेख, कविता पाठ इत्यादि को कोई न कोई कार्य अवश्य देना चाहिए। अब देखो अनुलेख क्या होता है। अनुलेख वह होता है जो चीज़ें देख कर लिखी जाती हैं, और श्रुतलेख क्या होता है जब जो बच्चा सुनकर चीज़ों को लिखता है। जैसे कि लेखन के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सुलेख, क्या होता है, एक सुलेख होता है जिसको सुंदर लिखावट में लिखा जाता है, और एक अनुलेख होता है जिसको सुनकर लिखा जाता है, और एक होता है श्रुतलेख। श्रुतलेख में क्या होता है, चीज़ों को सुनकर लिखा जाता है। तो अभ्यास का नियम यही बताता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी जिस सब्जेक्ट में, जिस चीज़ में, वो उतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। उसके बाद है आवृत्ति का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी ही बात को जितना दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। अब जाहिर सी बात, जैसे कि क्या है, भाषा कौशल के बारे में आपने पढ़ा, कोई टॉपिक जो है हिंदी का पढ़ा, उसमें से जैसे भाषा कौशल चैप्टर पढ़ा आपने, तो उसको जैसे बार बार जब रिपीट किया जाएगा, बार बार रिवाइज किया जाएगा, तो क्या वो जाहिर सी मजबूत हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा उसमें पकड़ बन जाएगी। तो यही बताता है आवृत्ति का सिद्धांत। उसके बाद है साहचर्य का सिद्धांत। बच्चे को दूसरे को सुनकर बोलना तो सीखते हैं, बच्चे क्या होते हैं, दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में इस भाषा को बोलने वालों का साहचर्य मिलना आवश्यक है। बच्चे को जो है माँ या मम्मी कहने के साथ पहचानना तभी सीख सकेगा। अब जैसे कि क्या चीज़ें हैं, जैसे कि पेन अगर पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, तो पेन का क्या किया जाना चाहिए, पेन दिखाना भी चाहिए उसको। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये किताब के बारे में, तो किताब दिखाना भी चाहिए। तो यही क्या बताता है, साहचर्य का सिद्धांत बताता है। उसके बाद है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना होता है। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। ये सभी भाषा कौशल आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो भाषा कौशल होते हैं तो सबसे पहले किसका विकास होता है, बाद में किसका विकास होता है। तो इसमें क्या होता है कि चारों जो कौशल होते हैं अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अतः इन सभी का समुचित ज्ञान आवश्यक है। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल के प्रयोग में निपुण और अन्य प्रयोग में असमर्थ होगा तो उसे शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा। इन सभी कौशलों में निपुणता का अनुपात सही होना चाहिए। जैसे कि क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इन सभी जो है कौशलों में बच्चे को समान अनुपात में निपुण होना चाहिए। यदि कोई बच्चा क्या सुन पा रहा है लेकिन क्या बोल नहीं पा रहा, तो क्या है, ये जो है भाषा कौशल जो है भाषा शिक्षण का उचित तरीका नहीं। तो मतलब चारों कौशलों में क्या है, निपुण होना चाहिए बच्चे को। उसके बाद है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत यह बताता है हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए। इसका उपयुक्त ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों के लिए सरल एवं सहज बनाया जाए ताकि वे सरलतापूर्वक विषय वस्तु को समझ सकें। इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो पद्धति अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन करना चाहिए जिससे छात्र लाभान्वित हो सकें। तो चयन का सिद्धांत कुल मिलाकर यह बताता है कि अनेक शिक्षा जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन से बच्चा जो है कौन सी शिक्षण विधि के द्वारा ज़्यादा सीख रहा है, तो वही मतलब चयन करना चाहिए शिक्षण विधियों का और बच्चों के अनुसार जो है पढ़ाना चाहिए। उसके बाद है बाल केंद्रता का सिद्धांत। शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान होना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। शिक्षण केंद्र क्या है, बालक है। अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्मविभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मृत हो जाए, बल्कि उसके शिक्षण का केंद्र बालक होना चाहिए। भाषा शिक्षण में
बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि स्तर आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये क्या है, यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो कोई भी कार्य जो करवाने चाहिए बालक के अनुसार करवाने चाहिए। जैसे कोई 5वीं कक्षा का छात्र है, अब उसको क्या 10वीं कक्षा की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो क्या उसको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार बालक की रुचि, बालक की क्षमताओं, बालक को ध्यान में रखकर सभी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। यह होता है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। उसके बाद जैसे कि है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि विद्यार्थी को शिक्षित करते समय उसकी मातृभाषा का उपयोग करने से वह शीघ्रतापूर्वक अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। इस मत के पीछे उनका तर्क है कि मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तुओं को संबंध स्थापित कर पाता है, जिससे उसके विचार स्थायी रूप से निर्मित होते हैं। तो यही बताया कि जो बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक भाषा में, जैसे कि प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, तो उनको तो मातृभाषा में सिखाना एकदम अनिवार्य ही है। और इनको क्या है, जो 8वीं क्लास तक भी क्या है, मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है, जिससे क्या होते हैं बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं खुद से। तो मातृभाषा में शिक्षण देना चाहिए बच्चों को। उसके बाद है पुनर्बलन का सिद्धांत। अब जैसे कि पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो सकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है, जब सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है बच्चे को तो क्या करता है, चीज़ों को दोहराता है। और अगर नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो चीज़ों को क्या करता है, नहीं दोहराता है। अब जैसे कि बताया गया, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब तक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती है, तब तक वह उत्साहित होकर सीखता रहता है। उसकी सफलताएं उसके मनोबल में वृद्धि कर उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं। और क्या है, जैसे कि उसको सफलताएं मिलती हैं तो क्या उसको होता है, उसका मन नहीं होता उन चीज़ों को सीखने में। उसके बाद है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। कक्षा 1 के छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, किसी का वाचन ठीक नहीं है तो किसी का लेख अशुद्ध होता है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता तो कोई कई बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सब की वैयक्तिक विभिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पे कक्षा 1 से मतलब नहीं है, प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर इन सभी जो है चीज़ों को याद में रखना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विशेष कर याद रखना चाहिए। क्योंकि क्या होते हैं, सभी बच्चे क्या होते हैं अपने आप में अलग होते हैं, सभी बच्चे एक समान नहीं होते। तो उनके मतलब उन्हीं के अनुसार जो है शिक्षण विधियों का यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद है जीवन समन्वय का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करे उसका संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य हो। तो बहुत ही यह क्या विधि जो है, इसको मतलब यही है कि मतलब बच्चे के दैनिक जीवन से चीज़ें जोड़कर चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। तो वास्तविक जीवन से जब चीज़ों को जोड़ा जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, उस चीज़ को जल्दी सीखते हैं। उसके बाद निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री के सिद्धांत। तो हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों को ज्ञान, कौशल, रुचि, उनके रुचि के अनुसार चीज़ों को सिखाना चाहिए।